Hello everyone, welcome back to our channel and the app students also. I extend you a hearty welcome. अब मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ और रिवीजन में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रही हूँ जो कि आपके चैप्टर को कवर करेंगे एंड आई हैव टेकन दिस रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स. ये किसी भी फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके पेपर में, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन मैंने इनको फिलअप की फॉर्म में लिखा है क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है, हैंड रिटन है, तो मेरे लिए इट वाज मोर कन्वीनियंट. अदरवाइज दे कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज MCQs और सम अदर एनालॉगी और जो भी आपका पैटर्न है पेपर का, है ना, जो कि हम डिस्कस करेंगे. तो उस पैटर्न में किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई हैव टेकन देम ताकि आपको उसके आगे पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. मैंने इस हिसाब से ये कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, तो आप इसको जब पढ़ेंगे होपफुली आपको बहुत फ़ायदा होगा. ठीक है, एंड चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So again, a request, please like the videos, share our channel and subscribe to it and download our app as well. It is also very useful for you. So चलिए स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ द केमिकल. ये चैप्टर 2 के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रहे हैं. ऐप में जब हम इनको मैं लोड कर रही हूँ तो मैं चैप्टर के साथ ऑब्जेक्टिव हमने एक अलग नया फोल्डर बना दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और उसमें हम चैप्टर वाइज इसको लोड करते जाएंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज. अब आपने पढ़े हैं केमिकल रिएक्शंस. हीट के कंसर्न में दो तरह के पढ़े हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. जिनमें हीट इज गिवन आउट, हीट इज इवॉल्व्ड, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा, इवॉल्व की बात हो रही है, तो वी विल बी कॉलिंग इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिनोट करते हैं, जैसे सपोज A + B दे आर रिएक्टिंग, कोई भी हो सकते हैं दो रिएक्टेंट्स, दे आर रिएक्टिंग टू गिव C + D, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं. तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें जिसमें कि हीट हम इनपुट दे रहे हैं, हीट इज बीइंग कंज्यूम्ड, तो हम यहाँ पे हीट का साइन बनाते हैं. ट्रायंगल हीट का साइन होता है, या फिर हम हीट लिख देते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर लिख देते हैं. लेकिन जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पे लिख देते हैं कि कितनी आपकी हीट इवॉल्व हुई, या तो सिर्फ हीट लिख देते हैं या उसकी क्वांटिटी लिख देते हैं कि इतने जूल्स या इतने कैलोरीज या हीट रिलीज हुई है. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज. अब देखो, आपको बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो आपने दो कंपाउंड्स पढ़े हैं. एक पढ़ा है बेकिंग सोडा और एक पढ़ा है वॉशिंग सोडा. आपको मैंने बार बार कहा है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके कॉमन नेम और फॉर्मूले ज़रूर याद करिए. दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन क्लास 9th 10th 11th एंड 12th. आप 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसके लिए भी बहुत यूजफुल है, आप याद रखिए इनको. तो अब जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3. बेकिंग सोडा इज एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. और वॉशिंग सोडा जो होता है वो हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. बाइकार्बोनेट रेडिकल जो होता है, बाइकार्बोनेट रेडिकल इज HCO3. तो इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट है तो हमने NaHCO3 रख दिया. दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, कैंसिल आउट हो गई, तो NaHCO3. और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है, कार्बोनेट रेडिकल की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इंटरचेंज करके लिखा तो Na2CO3 हो गया वो. ओके, नेक्स्ट इज इन डैश रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शंस. अब आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, तो उसमें हमें ये बताना है कि कौन से वाले रिएक्शन में कंपाउंड्स अपने पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स को एक्सचेंज करते हैं. तो ये कौन से रिएक्शंस होते हैं, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है आपका, जिसमें कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है. इसका कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी बहुत यूजफुल होगा आपके लिए. सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दो सॉल्ट्स जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो इनके रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाते हैं. तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट में मिलता है NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, क्योंकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, प्लस वी गेट
बेरियम सल्फेट एज द प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये जो हम नीचे एरो लगा रहे हैं इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे रेडिकल्स इंटरचेंज हो गए, सोडियम के साथ सल्फेट अटैच था, अब ये सल्फेट जाके बेरियम के साथ अटैच हो गए, तो रेडिकल्स इंटरचेंज हो गए। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन होता है या लॉस होता है? तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मैंने आपको जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें भी बताया था, वो ऑक्सीडेशन कैन बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तीनों चीज़ों में अगर तीनों में से एक भी चीज़ हो रही है देन वी कॉल दैट प्रोसेस ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डैश। अब इसी से कंसर्न मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट लिया है वो क्या है कि जो एजेंट्स, जो केमिकल्स ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम जिनको कहते हैं, जिन केमिकल्स को, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो एजेंट क्या कर रहा है, ये केमिकल क्या कर रहा है, जो दूसरा वाला केमिकल है, दूसरा कंपाउंड है, उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, है ना। एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो कि उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, क्योंकि उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कन्वर्स हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज अ डैश चेंज। कैम्फर जो होता है कपूर जैसे बोलते हैं हम हिंदी में, जो पूजा में यूज़ होता है, वाइट वाइट टैबलेट्स भी आती हैं उसकी, आपने देखा होगा, हवन वगैरह होता है उसमें भी यूज़ होता है। तो सब्लिमेशन होता है कैम्फर का, तो वो कैसा चेंज है। अब इसके लिए यहाँ पे चेंज बताने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है डायरेक्टली अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में, बीच में वो जो लिक्विड वाली स्टेट होती है उसको वो जंप कर जाता है, उसमें वो नहीं जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो कैम्फर का जो सब्लिमेशन होता है इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें कैम्फर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, दैट इज़ वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन इज। ऐसे वाले क्वेश्चंस ना आप याद कर लीजिए, ऐसे नेम द फॉलोइंग में आपके पेपर में ज़रूर आते हैं कि ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए जो कि ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है फिर भी सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमें ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जो कि सामने वाले कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या मतलब ऑक्सीडाइज करना है किसी कंपाउंड को तो कौन सी 3 कंडीशन सकती है। पहली कि आप उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, दूसरी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तीसरी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन तो नहीं है, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, फिर भी वो बगल वाले कंपाउंड को या सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है, वो बहुत कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारी क्लोरीन गैस। जो क्लोरीन होता है इट इज़ अ वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट इज अ गैस, अगेन गैस के बारे में पूछ रहे हैं, अ गैस दैट एक्ट्स बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक और आपसे ऐसी गैस पूछी जा रही है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। कभी वो ऑक्सीडाइज करती है, कभी वो रिड्यूस करती है। ये जो कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी या जिन कंडीशंस में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी, ये कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी गैस है, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आंसर है SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख दीजिए और इसको आप लैंग्वेज में भी लिख दीजिए। ठीक है, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करिए कि आप दोनों लिख सकें, मतलब फॉर्मूला भी और उसका नाम भी, अनलेस कि स्पेसिफिकली पूछा है कि नाम ही लिखिए या फॉर्मूला ही लिखिए। Next is a reversible thermal decomposition reaction is called thermal dash reaction.
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि रिवर्सिबल थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, थर्मल डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें कि एक कंपाउंड है वो ब्रेकअप हो जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उसको हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर वो ही थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। इसमें होता क्या है थर्मल डिसोसिएशन में, कि आपने किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को हीट किया, थर्मल का मतलब हम हीट की बात कर रहे हैं ना, तो आप उसको हीट कर रहे हो, तो जब आपने अब उसको हीट किया तो वो बने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपने उस हीट सोर्स को रिमूव किया तो वो वापस से जो बने थे उसके जो इंग्रेडिएंट्स जो सेपरेट हुए थे वो दोबारा से रिकम्बाइन कर जाएंगे और ओरिजिनल कंपाउंड बना लेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो कंपाउंड होता है, इसको जब हम हीट करते हैं, ये आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है कि आप टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को लेके हीट करिए फिर क्या होगा, तो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू गैसेस NH3 प्लस HCl। ये दो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। और जैसे ही हमने वो हीट सोर्स रिमूव किया, मतलब कि ये गैसेस जाके हमारे जो एक्सपेरिमेंट हमने बुक में पढ़ा था उसमें था कि टेस्ट ट्यूब में उसको हीट करें हम, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखा है, यहाँ पे हीट सोर्स है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ठंडी है, तो जैसे ही वो ठंडे पार्ट पे दोनों गैसेस जाती हैं दोबारा से ज्वाइन हो जाती हैं अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एंड दे रिकम्बाइन टू गिव वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। ये आपके बुक में दे रखा है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो ये हो गया थर्मल डिसोसिएशन, कि जैसे ही हमने हीट रिमूव की, ठंडी जगह पे पहुंची वो दोनों गैसेस, दोबारा से रिकम्बाइन करके उन्होंने NH4Cl बना लिया। ओके, नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट इज नोन एज अ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है वो किसी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है, या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। इधर कैटलिस्ट इधर इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन और डिक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ऑल्टर करता है, ठीक है, कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। हम कभी भी कैटलिस्ट की डेफिनेशन में ये नहीं लिखते कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन या इट डिक्रीजेस, बिकॉज इट कैन इंक्रीज एंड इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। तो हम लिखते हैं कि इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कौन बढ़ाता है। कैटलिस्ट एक रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अब उस पर्टिकुलर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कौन बढ़ाता है, जो सब्सटेंस एक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है, वी कॉल इट अ प्रमोटर। इसका एग्जाम्पल आप अमोनिया की फॉर्मेशन जो होती है ना, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। जब अमोनिया बनता है तब क्या होता है कि यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं। हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन में। और इस आयरन के लिए, इस आयरन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम एक और एलिमेंट यूज करते हैं, दैट इज मोलिबेडनम। तो मोलिबेडनम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर, इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर हम आयरन यहाँ से हटा दें, अगर हम इस जगह से आयरन को रिमूव कर दें तो क्या होगा, सिर्फ मोलिबेडनम रख दें, आयरन को रिमूव कर दें, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमोनिया के फॉर्मेशन में, क्योंकि अकेला मोलिबेडनम कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ जो आयरन कैटलिस्ट था उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा था। हमने अगर आयरन को हटा दिया तो मोलिबेडनम अकेला यूजलेस है। अगर आयरन है तो मोलिबेडनम का यूज है, क्योंकि मोलिबेडनम आयरन के लिए ही है, वहाँ पे आयरन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है, अकेला उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज। आपका कोई फ्यूल है या कोई भी कंपाउंड है तो उसको मिनिमम टेम्परेचर क्या चाहिए जिस पे वो आग पकड़ ले या इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो हर कंपाउंड का, हर सब्सटेंस का ये टेम्परेचर अलग होता है। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं, वी कॉल इट द इग्निशन टेम्परेचर। हम फ्यूल्स आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो हम जब फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हम ये लिखते हैं उसमें कि दे शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कि कम टेम्परेचर पे इग्नाइट कर जाए और तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर।
नेक्स्ट इज द टू गैसेस दैट कंबाइन टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड आर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि दो गैसेस हैं जो कि कंबाइन कर रही हैं और वो रिजल्ट क्या बन रहा है उनका, सॉलिड। गैसेस कंबाइन कर रही हैं, सॉलिड बना रही हैं। तो ये अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी गैसेस क्या हो जाएंगी, हमारी गैसेस हो जाएंगी NH3 और HCl, और ये दोनों कंबाइन करती हैं तो कौन सा सॉलिड बनता है, अभी हमने पढ़ा था, सॉलिड मिलता है हमें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द टू सॉलिड्स दैट कंबाइन टू फॉर्म अ लिक्विड। अब अभी हमने पढ़ा था गैसेस कंबाइन करिए, सॉलिड फॉर्म करिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसे दो कौन से सॉलिड हैं जो कंबाइन करते हैं और लिक्विड बनाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, ये है हमारे कार्बन और सल्फर। तो ये जो कार्बन और सल्फर कंबाइन करते हैं ये बनाते हैं CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। ये हमारा लिक्विड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज substances that undergo combustion readily and give out a large amount of heat energy are known as। अब ऐसे सब्सटेंस जो बहुत आसानी से कंबस्ट हो जाएं या कंबशन फॉर्म करें या बहुत आसानी से बर्न हो जाएं एंड गिव आउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फ्यूल्स, है ना, एफिशिएंट फ्यूल्स। Next is in displacement reactions a dash element displaces a dash element from its salt solution। अब ये कोई salt solution है तो उसमें से कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनके जो नीचे होते जाते हैं वो उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जब हम एक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस। तो सीधी सी बात है, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है एलिमेंट वो अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है और नीचे वाला अपने ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव लिखना भी ज़रूरी है, एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर आप ये लिख सकते हो एलिमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन दी विच इज प्रेजेंट अबव अबव इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव लेकिन टर्म यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। तो ये आपके इस चैप्टर के सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए। तो आई होप दिस इज़ यूजफुल और आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चिल्ड्रन, फॉलो द कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। मतलब मैं जो ये क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, ये ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने जो ट्राई किया है कि आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाए और उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक्ड इट एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो टिल देन, ओके, टेक केयर।